कल रात को हम पोखरा से निकले थे और आज सवेरे सवेरे हम जनकपुर पहुंच गए। यहाँ हमने होटल में चेक इन किया। जनकपुर का कण कण रामायण की कहानियां कहता है। इसका अंदाजा आप यहाँ के कदम कदम पर बने हुए मंदिरों से लगा सकते हैं। वैसे तो हमें इस सफर की शुरुआत करनी थी जनक महल से, जो कि अब जानकी मंदिर में तब्दील हो चुका है, लेकिन हमारा सीक्वेंस शुरू होता है राजा जनक के मंदिर से। नमस्कारम एंड जय श्री राम फ्रेंड्स। आज हम जनकपुर में हैं। कल शाम को हम पोखरा से निकले थे और आज अर्ली मॉर्निंग जनकपुर पहुंच गए। अभी हम निकले हैं यहाँ के मंदिरों के दर्शन के लिए। तो हमारा सबसे पहला जो डेस्टिनेशन है वो है राजा जनक जी का मंदिर। ऐसा बताया जाता है कि राजा जनक अपना सारा राजकाज अपनी बेटियों और दामाद को देने के बाद इस छोटी सी जगह पे रहा करते थे और तप किया करते थे। तो फ्रेंड्स, ये वही स्थान है जहाँ पे राजा जनक अपने अंतिम समय में यहाँ रहा करते थे। इस मंदिर में राजा जनक मस्तक विहीन रूप में खड़े हैं। एक तरफ उनकी पत्नी माता सुनैना देवी और माता सीता हैं, तो दूसरी तरफ उनके राजगुरु सदानंद जी भी उनके साथ में हैं। ये मंदिर यहाँ के जनक चौक पर स्थित है। श्री दंडेश्वर नाथ बाबा जी, भगवान शंकर का शिवलिंग है यहाँ पे। फ्रेंड्स, इस मंदिर के प्रांगण में और भी बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं। जनक चौक के पास में ही शिव चौक में भगवान शिव का ये मंदिर बनाया गया है। यहाँ भगवान शिव की चतुर्मुखी प्रतिमा प्रतिष्ठापित करी गई है। वैसे तो जनकपुर के दर्शनीय स्थलों में से इसे एक माना जाता है, लेकिन इसका रामायण कालीन इतिहास से कोई भी संबंध नहीं है। हम जब इस मंदिर पहुंचे तो यहाँ क्लोजिंग टाइम हो चुका था, तो फटाफट दूसरे रास्ते से दर्शन करके हम निकल गए अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए। फ्रेंड्स, हमारा डे प्रॉपर प्लान नहीं था, जिसकी वजह से हम रैंडमली निकल गए और आसपास की जगहों को एक्सप्लोर करने लग गए। शिव चौक के मंदिर के पास में ही गंगा सागर कुंड है। दोपहर के टाइम में यहाँ देखने के लिए ऐसा बहुत कुछ नहीं है, जिसकी वजह से हम यहाँ से जल्दी निकल जाते हैं। और आगे हमने सोचा था कि कुछ और भी मंदिरों को हम एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ की मंदिरों की टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल है, तो दोपहर में मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स यहाँ के क्लोज होते हैं। फ्रेंड्स, सामने जो स्थान दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे ही शाम को गंगा आरती होनी है। फ्रेंड्स, अभी गंगा आरती वाले स्थान से हम जा रहे हैं भूतेश्वर मंदिर। एक नया मंदिर बन रहा है। यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति अंदर से निकली है। यहाँ से हमने प्लान किया था कि हम यहाँ के भूतेश्वर नाथ मंदिर जाएंगे और भी कुछ जगहों को एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन जाने के बाद हमें पता चला कि ये मंदिर अभी बंद है और शाम को ही ये खुलने वाला है। ये भूतेश्वर मंदिर है फ्रेंड्स। एक्चुअली स्वर्ग द्वार यानी क्रेमेटोरियम के अंदर है ये मंदिर 3 बजे ओपन होता है। जनकपुर को मंदिरों का शहर कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कदम कदम पर आप बड़े बड़े मंदिर देख सकते हैं। और इस पर्टिकुलर एरिया में इतने सारे अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर होने का एक रीज़न शायद ये भी है कि जब भगवान श्री राम की शादी हुई, तब जो भी देवी देवता यहाँ पे पधारे हुए थे, उन सभी को यहाँ आसपास ही ठहराया गया था। जनकपुर के जो मंदिर हैं दोपहर को 12 बजे के आसपास बंद हो जाते हैं, तो यहाँ पे तो विज़िट करना बहुत ज़्यादा फिजिबल नहीं है। इसलिए हम अभी जा रहे हैं धनुषा धाम, जहाँ पे धनुष का एक टुकड़ा गिरा हुआ था। वहाँ जाके जानेंगे वहाँ के बारे में और भी
और बहुत सारी जगहें होंगी वहाँ पे, और भी कुछ जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ हम अभी रामानंद चौक में हैं। यहाँ से आपको शेयरिंग में रिक्शा और बसेस भी मिल जाती हैं। बस का किराया लगभग 70 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से है, और रिक्शा में अगर आप जाएंगे तो 100 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से उनका चार्ज होता है। ये है धनुषा धाम, जो कि जनकपुर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये रामायण काल का एकमात्र ऐसा स्मारक है, एक ऐसा स्थान है जो आज भी जीवित और संरक्षित है। इसके अलावा और भी कोई ऐसे प्लेसेस एज सच नहीं मिलेंगे, ऐसा बताया जाता है। हालांकि चित्रकूट में भी कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जो आप देख सकते हैं। यहाँ की खास बात यह है कि जब भगवान श्री राम पिनाक धनुष, जो कि शिव जी का धनुष था, उन्होंने जब उसे तोड़ा तो वो 3 भाग में डिवाइड हो गया और 3 अलग अलग जगहों पे जाके गिरा। उनमें से धनुषा धाम वो स्थान है जहाँ पे उसका एक पार्ट आके गिरा। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे 500 साल पुराना बरगद का वृक्ष है। इसके पीछे तक इसका एक पार्ट था, लेकिन पूर्व दिशा की ओर ये धीरे धीरे 2-3 सालों में बढ़ता जाता है। तो आज देख सकते हैं कि ये उस पार्ट से लेके आगे तक काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। उसके साथ ही यहाँ पे एक छोटा सा कुंड है। इस कुंड में जो पानी का स्तर है, जितना नीचे जाएगा, यहाँ की फसल, यहाँ की जो ग्रोथ है आसपास के फसलों की और इस शहर की, इस कस्बे की, वो उस साल उतनी कम होती है। और पानी का लेवल जितना ऊपर जाता है, यहाँ की ग्रोथ, यहाँ का उत्पादन, और ऐसा कह सकते हैं कि भगवान की कृपा उस साल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। तो उस साल अच्छी फसल देखने को मिलती है, अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ एक्सप्लोर करनी है। यहाँ के बारे में अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन हो तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ की एक्सप्लोर करेंगे। चलिए जानते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो यहाँ की काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है और काफ़ी मज़ेदार इन्फॉर्मेशन है। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग AS एक्सप्लोर्स। ये पीछे से इधर से स्टार्ट हुई और इस दिशा में अब ये बढ़ती जा रही है। इस मंदिर के पूर्व में श्री राम जानकी मंदिर स्थित है, जहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी की पंचायतन मूर्ति स्थापित करी गई है, जिसे 1996 में बनवाया गया। यहाँ पे माघ महीने के प्रत्येक रविवार को भव्य मेला लगता है। फ्रेंड्स, इस मंदिर का प्रांगण काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं है। धनुषा धाम को विजिट करने की क्यूरियोसिटी और भी बढ़ सकती है अगर हम इसके पीछे की कहानी जानें कि कैसे भगवान का शिव धनुष राजा जनक के महल में आया, और उससे भी कहीं पहले कैसे इस धनुष का निर्माण हुआ, जिसका निर्माण महान ऋषि दधीची के हड्डियों से किया गया। इसकी पूरी कहानी हम आने वाले एपिसोड में आपसे शेयर करने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप तक आ सकें। फ्रेंड्स, जैसे हमने आपसे शेयर किया था कि हमारा डे बिल्कुल भी प्रॉपरली प्लान नहीं था, तो हमें इस मंदिर के सिग्निफिकेंस के बारे में भी पता नहीं था और ये हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था।
धनुषा धाम से वापस आते हुए हम पहुंच गए मिथिला बिहारी मंदिर। राजा जनक अपनी पुत्रियों के विवाह के पश्चात अपने स्नेह और प्रेम से वशीभूत होकर कई दिनों तक उनकी विदाई आगे बढ़ाते रहे। ऐसा करते करते लगभग 6 महीने बीत चुके थे। गुरुजनों के समझाने के बाद उन्होंने फाइनली 6 महीनों के पश्चात इसी स्थान से अपनी पुत्रियों की विदाई की थी। ये वही स्थान है जहाँ से माता सीता और उनकी बहनों की विदाई हुई थी। बहुत पुराना मंदिर है, प्राचीन का मंदिर है ये। जी ये मिथिला बिहारनी जी कई का ये प्रसिद्ध है। ये राम सीता को यहाँ पर मिथिला बिहारनी कहते हैं। और मिथिला का जो परिक्रमा होता है 84 कोस वाला, अच्छा से यहीं से शुरुआत होता है। जो जनकपुर से कहते हैं ना, वो जनकपुर से नहीं, यहीं से शुरुआत होते हैं। अच्छा हाँ, और यहाँ पर 365 दिन अन्न क्षेत्र चलता है। अन्न क्षेत्र भोजन सेवा, साधु बाबू जो आवे अरे वाह सभी को सेवा, भोजन सेवा, रहने का सेवा, हाँ चलते हैं यहाँ पर। कृत्रिम पोखर है ये। फ्रेंड्स, धनुषा धाम के बाद हम आ गए थे अपने रूम थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, क्योंकि काठमांडू और पोखरा से आने के बाद यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था, जैसे कि सेंट्रल इंडिया में या पूरे इंडिया में भी पड़ रहा है। पूरा उसका इफ़ेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, तो हमने डिसाइड किया कि हम थोड़ी देर रूम पे आके रेस्ट करेंगे और कुछ डेटा ट्रांसफ़र कर लेंगे। अभी हम वापस फिर से निकले हैं यहाँ जानकी मंदिर और भी जो छूटे हुए प्लेसेस हैं उन जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए। जनरली मुझे ऐसे अननोन सिटी को पैदल एक्सप्लोर करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन यहाँ के लिए मैं स्पेशली कहना चाहूँगा कि मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं किसी अननोन शहर में घूम रहा हूँ या किसी अननोन कंट्री में हूँ। स्पेशली यहाँ का कल्चर टिपिकल नेपाली कल्चर नहीं है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम यूपी, बिहार या छत्तीसगढ़ के किसी नॉर्मल शहर में घूम रहे हैं। रास्ते में ये सत्तू ड्रिंक दिखा है मुझे, तो कैसा है, क्योंकि मैंने शायद पहले इसको ऐसे कहीं ट्राई नहीं किया है। शरबत एक बनाओ ना, ठंडा करता है ना ये। एक्सप्लोर्स, AS एक्सप्लोर्स। हेलो, क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ। और आपका? आदित्य चौधरी। यहीं से हो? चलो 1-1.5 महीने के बाद आपको देखते हैं यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, ऐसे सत्तू के इस ड्रिंक के बेनिफिट तो बहुत हैं, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा एंजॉय नहीं किया। मुझे लगा था स्वीट होगा, सॉल्टी है। पास में ही हम यहाँ की झालमुड़ी भी ट्राई करने वाले हैं। अच्छा है ना ये, बहुत अच्छा है। श्री 5 को सरकार, राजर्षि जनकपथ गिरजापथ।
शाम हो गई है और हम पहुंच गए हैं यहाँ के श्री राम मंदिर। इस मंदिर में आते ही आपको एक अलग ही नॉस्टैल्जिक और एक एंशियंट टाइम वाली फीलिंग आने लग जाती है। इस मंदिर का ऑरा, इस मंदिर की बनावट मुझे बहुत ज़्यादा यूजुअल नहीं फील हुई। पुरातात्विक दृष्टिकोण से भी ये जनकपुर धाम का एक महत्वपूर्ण मंदिर है। इसका निर्माण सन 1839 में नेपाल के जनरल अमर सिंह थापा द्वारा करवाया गया था और 1984 में महाराजा चंद्र शमशेर ने इस मंदिर में पीतल का छज्जा भी बनवाया था। कोरिया मुजफ्फरपुर के निवासी सूर्यदेव सिंह जी ने संगमरमर का सिंहासन यहाँ पे बनवाया था और इसी सिंहासन पर भगवान श्री राम पंचायतन यानी राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जी के साथ में इनकी मूर्तियां स्थापित करी गई हैं। इस मंदिर का निर्माण नेपाल की अपनी शैली, जिसे पगोड़ा शैली कहा जाता है, में करवाया गया है। यहाँ नहीं आएगा तो शुद्ध नहीं होगा कोई भी। अच्छा, और यहाँ से पूरब की ओर एक और मंदिर है जिसमें भगवान श्री राम जी की चरण पादुका प्रतिस्थापित करी गई है। इस मंदिर के पीछे एक वट वृक्ष देख सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस वट वृक्ष के नीचे बैठकर ही चतुर्भुज गिरि जी ने भगवान श्री राम की आराधना की थी। इसके अनुसार हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वट वृक्ष करीब 300-325 साल पुराना होगा और इसके दक्षिणी भाग में माता योग माया की मूर्ति है और दक्षिणी भाग में ही चतुर्भुज गिरि जी की समाधि बनवाई गई है, जिसके ऊपर भगवान शिव जी का मंदिर बनवाया गया है। इलाहाबाद में ये तो कल्प वृक्ष है जी। ये कल्प वृक्ष है, इसका जरा इलाहाबाद में मिला हुआ है। अच्छा। और इसी जगह से वो 3 प्रतिमा मिला था राम जी का, राम, सीता, लक्ष्मण, 3 प्रतिमा। खोजने वाला वो संत महान महादेव है, भोलानाथ। अच्छा, फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर शिवलिंग है यहाँ पे और यहाँ पे भगवान लक्ष्मी नारायण, माता योग माया, श्री गणेश जी और सूर्य नारायण जी के भी दर्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं। कहते हैं कि पहले ये मंदिर काफ़ी ज़्यादा साधन संपन्न हुआ करता था, लेकिन आज इसकी स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी है। इस मंदिर में प्रवेश करने के 4 द्वार हैं। मंदिर का मुख्य द्वार पूरब की तरफ से खुलता है। उत्तर की ओर जाने वाले द्वार से हम माता राज देवी के मंदिर परिसर में जा सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ के मुख्य मंदिरों में से एक श्री राम मंदिर में हैं हम अभी, और यहाँ से लगा हुआ ही माता राजराजेश्वरी का मंदिर भी है, जो कि राजा जनक की कुल देवी थी। आपको मंदिर का वर्चुअल टूर कराते हैं और बताते हैं क्या है यहाँ की कहानी, क्या है यहाँ की मान्यताएं, क्या है यहाँ की परंपराएं। तो फ्रेंड्स, अब हम श्री राम मंदिर से राजदेवी मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल लगा हुआ है। अभी हम जिन देवी के दर्शन करते हैं वो पीतल से बनी हुई मूर्ति है, लेकिन कहते हैं कि पहले ये मिट्टी के पिंड से बनी हुई थी। मिथिला के लोग कुल देवी में चनवा और अचरी चढ़ाते हैं, जिसे हम यहाँ देख सकते हैं। और दूसरी बात, यहाँ के लोग कुल देवी की स्थापना अपने घर में ही करते हैं, इसलिए इस देवी का मंदिर मकान जैसा ही है। इस मंदिर में आने के 2 द्वार हैं। दक्षिणी द्वार, जहाँ से हम श्री राम मंदिर से होते हुए यहाँ पे आए हैं, और उत्तरी द्वार से निकलकर हम जानकी मंदिर जा सकते हैं, जो कि यहाँ का मुख्य द्वार है। दिस इज द मार्केट नियर शिव चौक, और
प्लेस वेयर गंगा आरती हैपन्स। ये गर्मा गर्म इन्होंने दिया हुआ है झाल मुड़ी के साथ चना, और उसके साथ ये जो बड़ा है कि भजिया है, क्या है ये? हाँ भजिया। ओके, इसको भजिया नहीं बोला जाता, भुजा बोला, नाश्ता बोला जाता है। ओके फ्रेंड्स, जनक चौक पे हैं हम लोग और यहाँ पे कुछ स्ट्रीट फूड का मज़ा ले रहे हैं। कुछ डिफरेंट चीज़ें ट्राई करिए यहाँ से। फ्रेंड्स, अभी हम जनकपुर के नगर डिहबार मंदिर आए हुए हैं। मिथिला की प्राचीन परंपरा के अनुसार प्रत्येक ग्राम और नगर का एक डिहबार होता है जो आपत्ति विपत्ति के समय में ग्राम एवं नगर की रक्षा करता है, और इसी अवधारणा के आधार पर इस मंदिर का निर्माण हुआ है। इस मंदिर में डिहबार प्रतिस्थापित है। ये मंदिर गंगा सागर के पास में ही स्थित है। हम देख सकते हैं कि जैसे किसी भी नगर के या ग्राम के ग्राम देवता होते हैं मिट्टी के पिंड जैसे बने हुए या पत्थर से बने हुए, वैसे ही यहाँ पे प्रतिस्थापित किया गया है। जनकपुर के मस्ट विजिट प्लेसेस में से एक है ये मंदिर। अभी हम गंगा सागर के पास में ही हैं और अभी गंगा आरती देखने के लिए हम जा रहे हैं। 7 बजे गंगा आरती शुरू होती है और भक्तों का यहाँ पे जमावड़ा होना शुरू हो चुका है। सारे देवते लोग बारात में जो आए उनका विश्राम स्थल है। अच्छा, जितने भी देवता जो बारात में आए हुए थे उनका विश्राम स्थल जो है जैसे ग्रेट। माता दुर्गा जी है, काली जी है, विराट जी, विष्णु भगवान 11 मुख रुद्रावतार, हनुमान जी, राम सीता, लक्ष्मी नारायण, सारे देवता का इसमें मतलब विराजमान है। इसीलिए सामने वाला धनुष कुंड है, राम जी का धनुष का कुंड यही है, एक टुकड़ा। अच्छा, ये जो कुंड है वो ये कुंड है, धनुष कुंड है, धनुष कुंड है। ओके, एक टुकड़ा यहाँ गिरा था। ओके, यहाँ से बाहर जो कुंड है फ्रेंड्स, ये धनुष कुंड है। उनका नागा बाबा है। नागा बाबा है नागा बाबा यहाँ पे। वो जिंदे में अपना समाधि लिए हुए बाबा। अच्छा, कहाँ पे? जो राम सीता, अभी तो मंदिर बढ़ गए होंगे, भीतर देखे होंगे। हाँ। जहाँ पर वो राम सीते थे उनके पहले मतलब कि वहाँ अपना गड्ढा खन के जिंदे में उन्हें समाधि ली। अच्छा, जिंदे समाधि लेने के बाद मतलब वहाँ बाबा का कहना उनका दुल्हा दुल्हन की, दुल्हा दुल्हन कहने का मतलब राम सीता जी को, हाँ। तो दुल्हा दुल्हन कहते थे। इसी ने अपना केशव गुरु जी ने ये मंदिर के निर्माण करके बाबा के समाधि स्थल पर ये सारा मंदिर देवी देवता का स्थापना की है। कब का है ये मंदिर? कितना साल हो गया? ये मंदिर तो बाबा ये बेसी पुराना नहीं है, 40-45 वर्ष पहले का है। अच्छा, 45 काफी पुराना हो गया फिर भी तो। 45 वर्ष हो गया। और बाबा का समाधि हो गया था करीब 50 वर्ष। इतने पुराना हाँ, इतना पुराना समय से बाबा इस समाधि स्थल में थोड़ा सा निर्माण करके। जी, ओके, धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, ये है यहाँ का स्वर्ग द्वार जिसके अंदर है भगवान भूतनाथ का मंदिर। भूतनाथ यानी भगवान शंकर। फ्रेंड्स, अभी यहाँ के अनदर एक बड़े मंदिर आए हुए हैं हम लोग, जो है भूतेश्वर नाथ भगवान का मंदिर। भगवान शंकर का शिवलिंग है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर मंदिर है। इसके अलावा भैरव बाबा के भी दर्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे भगवान शिव पार्वती की भी प्रतिमा आप देख सकते हैं। शमशान घाट के अंदर ये मंदिर स्थित है। इसके बाद भी यहाँ का प्रांगण काफ़ी ज़्यादा स्वच्छ और सुंदर है। फ्रेंड्स, भूतनाथ मंदिर के अंदर आप भगवान शंकर का शिवलिंग देख सकते हैं। इसके अलावा शिव पार्वती जी की प्रतिमा, देवालय, शंख घंट और काल भैरव मंदिर भी यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। इसे मंदिरों का शहर भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मंदिर हैं। हर 4-4 कदम में आपको मंदिर मिलेंगे। और यहाँ का मार्केट बहुत जल्दी बंद हो जाता है। जैसे अभी 9 बज रहा है, 9:05 समथिंग कुछ हुए हैं, और देखिए मार्केट क्लोज होना स्टार्ट हो गया।
जानकी मंदिर जाने का प्लान था हमारा, लेकिन क्योंकि वो 9 बजे बंद हो जाता है तो हम लोग अभी वापस अपने रूम जा रहे हैं। और कल मॉर्निंग में कोशिश करेंगे कि हम जल्दी जाएं और मंदिर में दर्शन करके आएँ और वहाँ की और भी चीज़ों को देखें। अभी यहाँ का कुछ स्पेशल फूड ट्राई करने का प्लान है हमारा, तो लेट्स सी। आलू परवल की सब्ज़ी यहाँ की टिपिकल मिथिला वाली है शायद ये पनीर की सब्ज़ी है, सैलड है, और ये कौन सी पकौड़े वाली सब्ज़ी है, दही पकौड़ा टाइप का, और ये भुजिया की सब्ज़ी, 2 टाइप की मिठाई, एक चमचम और एक गुलाब जामुन, दही जो कि यहाँ की दही पता नहीं मुझे कैसी है, लेकिन दही ओवरऑल नेपाल की मुझे बहुत औसम लगी थी, ज़बरदस्त है। रोटी भी है, 2 रोटी है, चावल है, पापड़ है, साबूदाना का स्वीट है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत सारी चीज़ें आई हैं इसमें। नेपाल में हमने डिफरेंट जगहों पे बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, इंडियन चीज़ें भी ट्राई करी, नेपाली चीज़ें भी ट्राई करी। एक ख़ास बात है यहाँ की खाने की जो मुझे पर्सनली फ़ील हुई, वो ये कि यहाँ का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। स्पेशली इंडियन फूड को हम अगर यहाँ पे ट्राई करते हैं तो उसका टेस्ट आपको डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल फील होगा, चाहे यहाँ की सिंप्लिसिटी हो या इनके इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी हो। साथ ही आपको यहाँ पे बिहारी डिशेस भी काफ़ी मिलेंगी। फ्रेंड्स, अगर आप जनकपुर को प्रॉपरली एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो कम से कम 3 दिन का समय आपको चाहिए। आज हमारा पहला दिन था जहाँ पे हमने मैक्सिमम एक्सप्लोर करने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ के और भी सिग्निफिकेंट प्लेसेस अभी एक्सप्लोर करने बाकी हैं, जिसे हम लेकर आने वाले हैं हमारे अगले एपिसोड में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। आने वाले एपिसोड में हम जनकपुर के कुछ सिग्निफिकेंट प्लेसेस और माता सीता के जन्मस्थली यानी कि सीतामढ़ी और पुनौरा धाम को कवर करने वाले हैं। तो रामायण काल के और भी बहुत से जाने अनजाने किस्सों और लोक कथाओं के साथ हम फिर मिलने वाले हैं अपने अगले एपिसोड में। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग AS एक्सप्लोर्स।